जय हिंद साहब। अरे जय हिंद। और कैसे हैं आप? आजकल कहाँ रहते हैं वैसे? ठीक है, हम वाक्य विचार पढ़ रहे हैं पिछली कुछ कक्षाओं से, और वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, क्रिया के आधार पर विभाजन, अर्थ के आधार पर विभाजन, और अंतिम चरण में आज हम प्रवेश करते हैं रचना के आधार पर विभाजन। ठीक है, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। आज हम वाक्य का विभाजन किसके आधार पर करने जा रहे हैं? रचना के आधार पर, कि वाक्य की रचना कैसे होती है। उस आधार पर जनाब वाक्य के मात्र कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। जरा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एक तो कौन से वाक्य होते हैं? साधारण वाक्य। कौन से वाक्य? साधारण वाक्य। दूसरे कौन से होते हैं? मिश्र वाक्य। कौन से होते हैं? मिश्र वाक्य। और तीसरे कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य। कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य। तो इनमें कोई उलझन की जरूरत है ही नहीं, बड़ा सरल सा मसला है। परिभाषाएं अपनी जगह है, मैं आपको उस तरीका बताता हूं करना क्या है जी। देखो, कोई भी वाक्य दिया गया, सीधे तरीके की बात करता हूं मैं, कोई भी वाक्य आपको दिया गया, यदि उस वाक्य के प्रवाह में कोई विश्राम नहीं आ रहा, उसको बोलते समय कोई ठहराव नहीं आ रहा, मतलब कहीं भी उसका टुकड़ा नहीं हुआ है, कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आया है, तो वाक्य कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? साधारण। और यदि कहीं भी ठहराव आया है तो वाक्य या तो क्या होगा? मिश्र, या क्या होगा? संयुक्त। अब कैसे पहचाने मिश्र कौन सा और संयुक्त कौन सा है? देखना, मैं सीधा ऑब्जर्वेशन आपको सौंपता हूं। मान लीजिए यहां ठहराव आया, ठहराव के एक और वाक्य है और एक और भी वाक्य, उपवाक्य जिसे हम कहेंगे। यदि ये दोनों तरफ के हिस्से अपना स्वतंत्र अर्थ दे सकते हैं, यदि इन दोनों तरफ के हिस्सों को हम अलग अलग काम में लें तो भी वो वही अर्थ दें जो ये साथ मिलकर के दे रहे हैं, तो वाक्य कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? मतलब स्पीड ब्रेकर के दोनों तरफ के उपवाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम हो, वही अर्थ देने में सक्षम हो जो उस वाक्य में दे रहे हैं, तो वाक्य क्या होगा? बोलो। और यदि ब्रेकर के दोनों तरफ के हिस्से, विश्राम के दोनों तरफ के हिस्से अपना अर्थ तो देंगे लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रहकर ही दे पाएंगे, अकेले काम मिलो तो ना दे पाए, तो वाक्य क्या होगा? मिश्र। क्या होगा? मिश्र। ये पहचान आपके लिए अमोघ बाण है। टॉपिक कंप्लीट। सुनना ध्यान से। कोई भी वाक्य दिया गया, यदि उस वाक्य में कहीं भी कोई विश्राम नहीं आया तो वाक्य क्या होगा? बोलो। और यदि विश्राम आया तो क्या होगा? मिश्र या संयुक्त। यदि विश्राम के दोनों तरफ के हिस्से अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं दे सकते तो वाक्य क्या होगा? यदि विश्राम के दोनों तरफ के वाक्य अपना अर्थ देने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो तो वाक्य कैसा होगा? और यदि विश्राम के दोनों तरफ के वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम हो तो वाक्य क्या होगा? क्या होगा? ये पहचान काम आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं परिभाषाओं के। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप किसी भी प्रश्न को उठा करके देख लीजिएगा, ये तरीका अपनाइएगा, आपका उत्तर सही ही आएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, व्याकरण की बात करते हैं। ये थी मन की बात, अब करते हैं व्याकरण की बात। सबसे पहले हम देखते हैं साधारण वाक्य। किसको देखते हैं? साधारण। क्योंकि इस टॉपिक में विद्यार्थी बड़ी जटिलता की अनुभूति करते हैं। ठीक है, नियम उपनियम इतने आ जाते हैं कि अंत में विद्यार्थी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए पहले हमने इसको सरल कर दिया। अब परिभाषा की बात करते हैं। देखना, सबसे पहले कैसा वाक्य? साधारण वाक्य। कैसा वाक्य? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की यदि परिभाषा की बात करें साहब, तो इसमें एक तो होगा उद्देश्य, एक तो क्या होगा? उद्देश्य, और एक ही क्या होगा? विधेय। उद्देश्य को भी आप जानते हैं और विधेय को भी आप जानते हैं। उद्देश्य किसे कहेंगे? वाक्य जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होगा? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होगा? विधेय। क्या होगा? विधेय। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा, सीता की मोटी बहन गीता साइकिल चलाना सीख रही है। हाँ जी, क्या सीख रही है जी? साइकिल चलाना सीख रही है। अब मैंने पहले नंबर पे साधारण वाक्य का ये उदाहरण क्यों लिखा? ये बहुत से विद्यार्थियों के अंतर्द्वंद्व को नष्ट करने के लिए लिखा, क्योंकि हर विद्यार्थी के मन में ये रहता कि यार इतना बड़ा वाक्य आया है,
तो साधारण तो नहीं हो सकता, या तो मिश्र होगा या संयुक्त होगा। और ये जो मुस्कुराहट निकली है इसका द्योतक है, इसका सबूत है कि हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है कि इतना बड़ा वाक्य है तो साधारण तो नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए, इसमें कहीं विश्राम है, कहीं कोई प्रवाह में ठहराव आया है, कहीं रुकना पड़ रहा है? नहीं, तो वाक्य कैसा होगा? साधारण। कितना ही बड़ा हो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भाई इसका उद्देश्य कौन है? गीता। और ये क्या है? वेद है। ठीक है भाई, जैसे मैंने उदाहरण लिखा, लता मधुर गाना गाती है। लता मधुर गाना गाती है, तो लता कैसा गाना गाती है जी? मधुर। कैसा गाती है? मधुर। खैर सामान्य सा वाक्य है, कहीं कोई टुकड़ा है, कहीं कोई जोड़ तोड़ हुई है, कहीं कोई वाइट सीमेंट का प्रयोग हुआ है? नहीं, एकदम सलंग है। ठीक है? जैसे हमने कहा राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाता है, साधारण सा वाक्य है। ठीक है, कहीं कोई टुकड़ा नहीं, कहीं कोई विश्राम नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिखा इस बार कि रोगी के दवाई पीते ही उल्टी हो गई है जी। रोगी के दवाई पीते ही उल्टी हो। अब इसमें सामान्य बुद्धि के पाठक को ये अनुभूति होती है कि इसमें दो विधेय हैं, दवाई पीना, उल्टी होना। लेकिन आप तो मेरी उस बात पे अडिग रही है, क्या कोई ठहराव है? क्या कोई विश्राम है? एक ही प्रवाह में वाक्य चल रहा है, तो वाक्य कैसा हुआ? साधारण। कैसा हुआ? साधारण। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण और लिखा, मैंने लिखा कि उसने तेज दौड़कर रेस जीत ली। उसने तेज दौड़कर रेस जीत ली। मुझे बताइए, वाक्य में कहीं कोई टुकड़ा आया? वाक्य में कोई खंड आया? कहीं कोई विभाजन आया? वाक्य कैसा होगा? साधारण। कैसा होगा? साधारण। समझ में आया? काफी उदाहरण, जैसे मैंने उदाहरण और ले लिया। जितने उदाहरण उतना ज़्यादा हर प्रकार की चीज़ें देखने का अवसर मिल जाता है। जैसे मैंने कहा जी, हिंदुओं के प्रार्थना स्थल को मंदिर कहते हैं। हिंदुओं के प्रार्थना स्थल को मंदिर कहते हैं। कौन सा वाक्य होगा? साधारण। कौन सा होगा? साधारण। समझ में आ गया? तो परिभाषा क्या कहती है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, वाक्य कैसा होगा? साधारण। बोलो कैसा होगा? साधारण होगा। अब हम सेकंड नंबर पे किसकी चर्चा कर रहे हैं भैया? मिश्र वाक्य की। किसकी? मिश्र। कहीं भी आपको जटिलता की अनुभूति हुई अभी तक? हाँ, नहीं जी। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तरीका पहचान का मैं बता चुका हूं। क्या? ठहराव के दोनों ओर के खंड अपने आप में स्वतंत्र नहीं होंगे। परिभाषा की बात करें, जहां एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी उस पर आश्रित उपवाक्य हो, वो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। जैसे यदि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता। यदि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता। यहां आपके सामने एक वाक्य है, यहां दो टुकड़ों में बटा हुआ यह वाक्य है। यदि वह तेज दौड़ता, दूसरा खंड क्या है? रेस जीत लेता। बताइए, क्या अपने आप में यह स्वतंत्र है? भाई मैं केवल इसको इतना ही बोलूं, यदि वह तेज दौड़ता, तो अर्थ दे पाएगा? इतना ही बोलूं रेस जीत लेता, तो अर्थ दे पाएगा? नहीं। आगे देखो, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। यहां भी कितने खंड है? दो खंड। क्या ये अपने आप में स्वतंत्र हैं? क्या ये स्वतंत्र अर्थ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, महात्मा गांधी ने कहा, सदा सत्य बोलो। महात्मा गांधी ने कहा, सदा सत्य बोलो। इस वाक्य के भी कितने खंड हैं? दो। महात्मा गांधी ने कहा, सदा सत्य। मैं इतना ही वाक्य बोलूं, महात्मा गांधी ने कहा, तो पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति होगी। और मैं इतना बोलूं, सदा सत्य बोलो, तो अभिव्यक्ति होगी। अब कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर सदा सत्य बोलो तो पूरा अर्थ दे रहा है जी। दे रहा कि नहीं दे रहा? मैं पहले ट्रिक को फाइनल करता हूं, फिर परिभाषा की बात करेंगे। सदा सत्य बोलो, ये वाक्यांश तो अपना अर्थ दे रहा है।
लेकिन महाराज आप एक चीज देखिए, मैंने एक बात कही थी कि वो ही अर्थ दे जो इस वाक्य में दे रहा है। इस वाक्य में ये उपवाक्य जो अर्थ दे रहा वो दे पाएगा नहीं। कैसे भाई? जैसे मैंने आपके सामने ये वाक्य बोला सदा सत्य बोलो, तो ये तो आपको मेरी ओर से उपदेश हो गया। यहां ये गांधी का कथन है, यहां ये किस अर्थ में आया है भाई? गांधी जी का ये क्या है? कथन है। समझ में आ गए? तो अकेले इसको प्रयोग लोगे तो ये अर्थ तो देगा, लेकिन वो अर्थ नहीं दे पाएगा जो यहां दे रहा है, क्योंकि यहां ये किसका कथन बन करके आया है? गांधी जी का कथन आया है। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जो चोरी कर रहा था, यह वही लड़का है जो चोरी कर रहा था। यहां भी वाक्य कितने खंडों में बटा है? क्या दोनों अपना अर्थ अकेले दे सकते हैं? दोनों अपने आप पर निर्भर हैं, दोनों जुड़ेंगे तो ही अर्थ निकल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वाक्य कैसा होता है जी? बोलो। अब मैं परिभाषा पर आता हूं। परिभाषा क्या कहती है? ऐसा वाक्य जिसमें एक तो होता है प्रधान उपवाक्य। क्या होता है? ऐसा उपवाक्य, सॉरी, ऐसा वाक्य जिसमें एक तो क्या होता? प्रधान उपवाक्य, बाकी उस पर क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य। क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य। अब मन में एक प्रश्न जन्म लेता है कि प्रधान उपवाक्य किसे कहें? बताइए किसे कहें? जिस उपवाक्य में उद्देश्य होता है। सुनना, जिस उपवाक्य में क्या होता है? उद्देश्य होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रधान। तो मुझे बताइए कि यदि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, इसमें उद्देश्य क्या है जी? बोलो। तो प्रधान उपवाक्य क्या हो गया? यदि वह तेज। उत्तर आप ही देंगे, आपको निर्णय लेना है। आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे? आश्रित मानी निर्भर, आश्रित मानी डिपेंडेंट, यही होता है। तो जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करे वो क्या कहलाएगा? आश्रित। तो हाँ जी, आश्रित कौन सा हो जाएगा? बोलो। दूसरा वाक्य पढ़ी, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, इसमें प्रधान उपवाक्य क्या होगा? यदि वह, क्योंकि प्रधान उपवाक्य वो होता है जिसमें क्या होता है? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। तो आश्रित क्या हो गया? उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो, उद्देश्य क्या है? तो प्रधान उपवाक्य क्या हो गया? महात्मा गांधी ने, और बच गया वो कौन सा हो गया? आश्रित। कौन सा हो गया? अब आगे देखो, यह वही लड़का है जो चोरी कर रहा था, प्रधान उपवाक्य क्या हुआ? बोलो भाई। उद्देश्य कौन है? लड़का। अरे उद्देश्य कौन है? वही लड़का। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य। और ये कैसा हो गया? आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य समझ में आया? जहां विश्राम के दोनों ओर के खंड अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हो, उन्हें क्या कहेंगे? ये तो अपनी पहचान बताई है मैंने, जो आपको बताई। परिभाषा की बात करूं, ऐसा वाक्य जिसमें प्रधान उपवाक्य और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। यदि मैं मिश्र वाक्य की पहचान के तौर पे आपको और कुछ बताऊं, तो ये वाक्य इस प्रकार के फॉर्मेशन में आएंगे: यदि, तो, जैसे, वैसे, ऐसे फॉर्मेशन में जुड़े हुए होंगे। यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, या कि, जब, तब, जितना, उतना, जैसे, वैसे, इस प्रकार के फॉर्मेशन में जो वाक्य जुड़े होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं जी? मिश्र। क्या होते हैं? मिश्र। क्या होते हैं? मिश्र। इतनी बात समझ में आई? अरे आई। अब बात करता हूं मैं किसकी? संयुक्त वाक्य की। किसकी बात कर रहे हैं? देखना जरा। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? संयुक्त वाक्य। देखो कितना सरल सा टॉपिक है, बेवजह जटिल बना रखा है। कैसा वाक्य? संयुक्त। किसे कहेंगे? दो साधारण वाक्य जुड़े हों, दो मिश्र वाक्य जुड़े हों, एक साधारण एक मिश्र जुड़ा हो, या समानाधिकरण वाक्य जुड़े हों, उनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त। संयुक्त मानी जुड़ना, संयुक्त मानी जुड़ना। तो इसमें जोड़ने के लिए एक व्हाइट सीमेंट यूज लेनी पड़ेगी आपको, जिसको आप कनेक्टिव वर्ड बोलेंगे, संयोजक शब्द बोलेंगे। और संयोजक शब्द के दोनों ओर के उपवाक्य अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम होंगे, स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम होंगे। तो वाक्य क्या कहलाएगा? संयुक्त। भाई जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण दिया कि यदि, देखना, यदि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता। यदि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत लेता, लेकिन वह नहीं दौड़ा। लेकिन वह नहीं दौड़ा।
मत बताइए कौन सा वाक्य है जी? मिश्र वाक्य। ये इतना कौन सा है? मिश्र वाक्य। ये कौन सा है? साधारण। अरे बोलो। और ये क्या है? संयोजक शब्द। और ये पूरा क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। क्या बन गया? समझ में आयो? अरे आयो। एक मिश्र जुड़ा हो और एक क्या है? साधारण। क्या है? साधारण। ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण और दिया आपको। उदाहरण जो देखना, मैंने कहा जी हिंदुओं के प्रार्थना स्थल को मंदिर कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते। इसमें साहब कितने साधारण वाक्य जुड़े हुए हैं? 2। भाई हिंदुओं के प्रार्थना स्थल को मंदिर कहते हैं, ये कैसा वाक्य है? और मुसलमानों के प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते हैं, ये भी कैसा है? और बीच में ये क्या जुड़ा हुआ है? संयोजक शब्द। क्या जुड़ा हुआ है? संयोजक शब्द। समझ में आयो? 2 साधारण वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? संयोजक शब्द से। जैसे 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 मैंने कहा, देखना इधर, मैंने क्या कहा कि उसने दवाई पी और उल्टी करने लगा। उसने दवाई पी और उल्टी करने लगा। यहां 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं? संयोजक शब्द से। तो ये क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। अब मैंने अभी एक शब्द काम में लिया था, समानाधिकरण उपवाक्य लिया था। संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य आते हैं ना, स्वतंत्र उपवाक्य, उनको समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। भाई ये वाक्य एक्चुअली में क्या है? वह उल्टी करने लगा। ये वाक्य पूरा क्या होगा? वह उल्टी करने लगा। उसने दवाई पी और वह उल्टी करने लगा। साथ लिख रहे हैं तो वह लिखने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ऐसे जो उपवाक्य होते हैं, ठीक है, उनको ही क्या कहते हैं? समानाधिकरण उपवाक्य। क्या कहते हैं? समानाधिकरण उपवाक्य। समझ में आया? अरे समझ। जैसे मान लीजिए और उदाहरण दें। जैसे हमने कहा था उसने तेज दौड़कर रेस जीत ली, तो मैंने एक उदाहरण लिखा, वह तेज दौड़ा और रेस जीत ली या जीत गया। तो ये पूरा वाक्य कैसा हो गया? संयुक्त वाक्य। कैसा हो गया? संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो जहां 2 साधारण जुड़े हों, 2 मिश्र जुड़े हों, एक साधारण एक मिश्र जुड़ा हो, या समानाधिकरण उपवाक्य जुड़े हों, संयोजक शब्द से जुड़े हो, उसको हम कैसा वाक्य बोलेंगे भैया? बोलो जी। संयुक्त वाक्य। और इसके कनेक्टिव वर्ड क्या क्या हो सकते हैं भाई? जैसे और, तथा, एवं, वै, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, आदि आदि आदि। ये इसके क्या होंगे? संयोजक शब्द। अब देखना कई बार क्या होता है, वाक्य देखना आप। जैसे मैंने कहा, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप ही बताना। मैंने कहा वह खाना खाकर चला गया। क्या कहा भैया? वह खाना खाकर चला गया। और फिर मैंने एक वाक्य लिखा, उसने खाना खाया और चला गया। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ऊपर वाला वाक्य तो क्या है? क्या है? साधारण। और नीचे वाला क्या है जी? संयुक्त। कैसा है? संयुक्त। अपने आप ही समझ हो गया जी। ठीक है। अरे भाई जैसे ही हमने इसको कनेक्टिव वर्ड से जोड़ा, 2 अलग खंडों में बांटा, समानाधिकरण उपवाक्य बने और वाक्य कैसा हो गया? संयुक्त। कैसा हो गया? संयुक्त। समझ में आयो? ठीक है। तो हमने 3 वाक्य देखे हैं, साधारण देखा, मिश्र देखा, संयुक्त देखा। जहां एक उद्देश्य और एक विधेय होता उसे क्या कहते हैं? बोलो। क्या कहते हैं? साधारण। जहां प्रधान उपवाक्य और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्र। जहां संयोजक शब्द से साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य आपस में जुड़े हों, उनको क्या कहेंगे? संयुक्त। क्या कहेंगे? संयुक्त। ठीक है। यदि, तो, जैसे, वैसे, यद्यपि, तथापि, की आदि से जो जुड़े होते हैं वो क्या होंगे? मिश्र। और, तथा, एवं, व, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, अर्थार्थ से जुड़े होंगे वो क्या होंगे? संयुक्त। क्या होंगे? संयुक्त। अब देखना, यहां एक उपवाक्य का नाम बार बार आ रहा है, उपवाक्य। यदि मैं उपवाक्य आपको समझाऊं तो देखना, उपवाक्य के भेद होते हैं 2। ये मिश्र वाक्य का एक तरह से विभाजन ही हो गया। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 2। एक तो क्या होते हैं? प्रधान उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य? और एक होता है आश्रित। बोलो कैसा?
आश्रित उपवाक्य। एक तो प्रधान उपवाक्य और एक कैसा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की परिभाषा मालूम है, किसे कहेंगे? जिस उपवाक्य में उद्देश्य होगा, ध्यान से समझना, जिस उपवाक्य में क्या होगा? उद्देश्य, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रधान। और जो उपवाक्य अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए, अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करेगा, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आश्रित। अरे भाई, मैंने जैसे उदाहरण लिया कि शास्त्री जी ने कहा, आत्मसात कर लीजिए इन पूरी विषय वस्तु को। शास्त्री जी ने कहा, क्या कहा? जय जवान जय किसान। तो मुझे बताओ इसमें प्रधान उपवाक्य क्या हुआ जी? शास्त्री जी ने कहा। बाकी पूरा क्या हो गया? आश्रित। अब ये जो आश्रित है ये केवल 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 3। एक तो क्या होगा? संज्ञा आश्रित। क्या होगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। एक होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। और एक होगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखना जनाब, कितना सरल मसला है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इधर देखो भैया, एक तो प्रधान उपवाक्य, एक होगा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य 3 भागों में बांटा। किस किस में? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। अरे भाई, आश्रित उपवाक्य अपने पूरे अर्थ के लिए किस पर निर्भर करेगा? किस पर निर्भर करेगा? प्रधान पर निर्भर करेगा। ठीक है। अब ये आश्रित उपवाक्य यदि प्रधान उपवाक्य में आई हुई किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वो क्या हो जाएगा? बोलो, संज्ञा आश्रित। और यदि ये प्रधान उपवाक्य में आई हुई किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और यदि ये प्रधान उपवाक्य में आई हुई क्रिया की विशेषता प्रकट करता है तो क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे उदाहरण से समझते हैं। देखना, मैंने एक उदाहरण दिया कि ये अभी जो लिखा था हमने कि महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा जी? गांधी जी ने कहा। क्या कहा? सदा सत्य बोलो। तो इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है? बोलो। और सदा सत्य बोलो ये किसने कहा? गांधी जी एक संज्ञा है जी। गांधी जी क्या है के? तो ये पूरा का पूरा उपवाक्य से संज्ञा के लिए आया है, तो ये कौन सा उपवाक्य हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि माता जी की इच्छा है, माता जी की इच्छा है बेटा शिक्षक बने। है जी, माता जी की इच्छा है बेटा शिक्षक बने। आश्रित उपवाक्य कौन सा है? बोलो। बेटा शिक्षक बने। किसने कहा? माता जी क्या है जी? एक संज्ञा। माता जी क्या है? संज्ञा। तो कौन सा उपवाक्य हो गया? संज्ञा आश्रित। कौन सा हो गया? संज्ञा आश्रित। जैसे मैंने क्या कहा कि मैं तो यही कहूंगा कि अब पढ़ना चाहिए। मैंने एक वाक्य लिखा, मैं तो यही कहूंगा कि अब पढ़ना चाहिए। प्रधान उपवाक्य कौन सा है? मैं तो यही कहूंगा। आश्रित उपवाक्य कौन सा है? अब पढ़ना चाहिए। तो अब पढ़ना चाहिए ये किसने कहा? मैं एक सर्वनाम है। और सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? बोलो। तो ये पूरा का पूरा उपवाक्य क्या हो गया? संज्ञा आश्रित। क्यों? कैसा हो गया? संज्ञा आश्रित। जैसे मैंने कहा, मैं, काफी उदाहरण ले रहे हैं अपन, मैं आपसे घृणा करता हूं। यह कौन कहता है? मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूं। यह कौन कहता है? इसका प्रधान उपवाक्य क्या है भैया? उद्देश्य कौन है? मैं। उद्देश्य कौन है? मैं। तो प्रधान उपवाक्य क्या हुआ? मैं आपसे घृणा कर। उत्तर देने में झिझका मत करो और खुद को रोका भी मत करो, ताकि मस्तिष्क में एक डिसीजन मेकिंग पावर क्रिएट हो। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। मैं आपसे घृणा करता हूं, ये कैसा उपवाक्य है? प्रधान। आश्रित कौन सा है? यह कौन कहता। तो यह कौन कहता ये किसने कहा? मैं सर्वनाम है, किसके स्थान पर आता है? संज्ञा। तो कैसा उपवाक्य हो गया? संज्ञा से। कैसा हो गया? समझ में आया भाई? संज्ञाश्रित उपवाक्य क्या होगा? जो प्रधान उपवाक्य में आई हुई किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर कौन सा है जी? विशेषण आश्रित। कौन सा है जी? विशेषण आश्रित। विशेषण किसे कहते हैं?
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य में आई हुई किसी संज्ञा या सर्वनाम की यदि आश्रित उपवाक्य विशेषता प्रकट कर रहा है तो वो क्या होगा? विशेषण आश्रित। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा कि आगरा जो यमुना किनारे बसा है, आगरा जो यमुना किनारे कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इधर देखिए भैया, प्रधान उपवाक्य क्या होगा? उद्देश्य कौन है? अरे बोलो। तो प्रधान उपवाक्य क्या होगा? आश्रित उपवाक्य क्या होगा? तो ये पूरा का पूरा आश्रित उपवाक्य किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? आगरा क्या है जी? क्या है? और ये उपवाक्य से संज्ञा की क्या प्रकट कर रहा है? विशेषता प्रकट कर रहा है। तो कैसा उपवाक्य हो गया? विशेषण आश्रित। जैसे मैंने कहा यह वही लड़का है जो कल मुस्कुरा रहा था, पढ़ रहा था। यार अच्छी बात करो, है मुस्कुराने में बदमाशियों का भाव हो सकता है। यह वही लड़का है जो कल पढ़ रहा था। चल थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं थोड़ा, आपको ऐसे थोड़ा उद्वेलित करता हूं। जो पर्यायवाची सुना रहा था जी यह वही लड़का है जो पर्यायवाची सुना रहा था। उद्देश्य कौन है? लड़का। तो ये तो कौन सा उपवाक्य हो गया? प्रधान। कौन सा हो गया? प्रधान। और ये कौन सा हो गया? आश्रित। ये पूरा का पूरा आश्रित उपवाक्य किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? किसकी? समझ आए हो? ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? विशेषण आश्रित। कौन सा हो गया? जैसे 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 मैंने कहा मनुष्य वही है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए या मरे। ठीक है। अब इसमें प्रधान उपवाक्य तो कौन है? मनुष्य है। उद्देश्य तो प्रधान तो ये हो गया, आश्रित ये हो गया। ये पूरा का पूरा आश्रित उपवाक्य किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? बोलो। तो ये क्या हो गया? आश्रित, विशेषण आश्रित। कौन सा हो गया? विशेषण। समझ में आयो? जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, यह वही पुस्तक है जो कल मैंने पढ़ी थी। हाँ जी, जो कल मैंने। प्रधान उपवाक्य क्या है? आश्रित क्या है? तो ये पूरा का पूरा आश्रित उपवाक्य किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? बोलो। तो कौन सा हो गया? विशेषण आश्रित। कौन सा हो गया? विशेषण आश्रित। अब बात करते हैं किसकी? क्रिया विशेषण की। अरे किसकी करते हैं? क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता प्रकट करें उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो प्रधान उपवाक्य में आई हुई क्रिया की यदि आश्रित उपवाक्य विशेषता प्रकट कर रहा है, संज्ञा सर्वनाम की कर रहा है तब तो विशेषण, और क्रिया की प्रकट कर रहा है तो क्रिया विशेषण। जैसे मैंने उदाहरण लिखा कि ज्यों ज्यों आयु बढ़ी, ज्यों ज्यों आयु बढ़ी त्यों त्यों बुद्धि गठी बढ़ी है जी। तो यहां बुद्धि बढ़ना, और भाई यहां क्रिया क्या है? आयु बढ़ना। आयु बढ़ने पर निर्भर क्या है? बुद्धि बढ़ना। क्रिया का क्रिया से जुड़ाव है तो कौन सा उपवाक्य हो गया? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। भाई जैसे मैंने कहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? काटोगे है जी। किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? बोना और क्रिया की क्रिया, क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है आश्रित उपवाक्य। तो कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण। कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण। समझ में आयो? ठीक है। अब देखना साहब, ये जो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है ना, इसके मात्र 5 ही भेद होते हैं। धैर्य रखना। हाँ, कितने भेद होते हैं? 5। बड़े सरल होते हैं। अरे भाई जब हम क्रिया विशेषण पढ़ते हैं तो क्रिया विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं? 4। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो वो चारों तो होंगी, केवल मैं तो एक ही ऐड करना हूं। अरे भाई जो क्रिया के स्थान की बात करें उसे स्थानवाचक कहते हैं, जो क्रिया के समय की बात करें उसे
कालवाचक कहते हैं। जो क्रिया की मात्रा की बात करे उसे परिमाणवाचक कहते हैं, और जो क्रिया के ढंग की तरीके की बात करे उसे रीतिवाचक कहते हैं। तो जरा देखना, बड़ा सरल मसला, आप चिंता ना करो प्रभु। पहला भेद देखना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये केवल छोटा सा क्यूट सा नाम है इसका ठीक है। हाँ जी, किसकी बात होगी? किसका स्थान? भाई जैसे मैंने कहा कि जिधर तुम जा रहे हो, जिधर तुम, उधर मैं रहता हूं, उधर मैं रहता हूं, गली गली मेरी याद बिछी है प्यारे, रास्ता देख कर चल। ठीक है, जिधर तुम जा रहे हो उधर मैं रहता हूं। तो क्रिया की किसकी बात हुई है जी? स्थान की। किसकी बात हुई है? जहां तुम पहुंचे वहां मैं बैठा था, किसकी बात हुई? स्थान की। तो कौन सा हो गया? स्थानवाचक। कितना सरल है। दूसरा क्या है जी? कालवाचक। अरे कैसा है? कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। पूरा शब्द लिखने के बजाय अपन बिंदी लगा करके छोटा कर देते हैं ना, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह। लाघव चिन्ह कहते हैं इसको, छोटा कर देता है ये प्रभु। जैसे अपने को लिखना है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो अपन पूरा थोड़ी ना लिखते हैं, ये कर देते हैं, ये लाघव चिन्ह। अपने को लिखना डॉक्टर, तो अपन इतना ही लिखते हैं जी। ठीक है, ये लाघव चिन्ह। खैर, किसकी बात होगी? किसका काल? अरे किसका काल? तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन, तब वह जा चुकी थी इंतजार करके, है जी, तब वह जा। तो क्रिया के समय की बात हुई, तो कौन सा कह देंगे? बोलो, अरे बोलो। क्रिया के समय की बात हुई है ना। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, जब मैं घर पहुंचा तब लाइट चली गई थी। किसकी बात हुई? किसकी? काल की। किसका काल? क्रिया का काल। अब जैसे देखना 3 नंबर, हमने काल की बात की, हमने स्थान की बात की, अब हम बात कर रहे हैं परिमाण की। किसकी बात कर रहे हैं? परिमाण मानी क्या होता? मात्रा। अरे परिमाण मानी क्या होता है? मात्रा। जैसे मैंने कहा जितना खा सको, बोलो प्रभु, जितना खा सको उतना खाओ, उतना ही खाओ। निपात लगाओ बीच में, ज्यादा खाया हुआ ठीक नहीं रहता फिर। ठीक है, हाँ, जितना खा सको उतना ही खाओ। तो क्रिया की किसकी बात हो रही है? मात्रा की। अरे किसकी बात हो रही है? जैसे मैंने कहा जितना उठा सको उतना ही ले जाओ। ठीक है, कोई जैसे किसी को कहे ऐसे ढेर लगा हुआ है कि ले जाओ, अब वो यहाँ वो मारवाड़ी में बोले ना, मरनो मांड दे यहाँ के पास, उठे आज को नहीं, मैं जितना उठा सको उतना ही ले जाओ। ठीक है, किसकी बात हुई? मात्रा की। अब चौथा भेद होता, उसको क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। रीति मानी होता ढंग, रीति मानी होती है परंपरा, रीति मानी होती है शैली, रीति मानी होता है तरीका। किसका तरीका? क्रिया का तरीका। जैसे हमने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, तो कौन सा हो गया? रीतिवाचक। है कैसा हो गया? जैसा उसने गाया वैसा मैंने गाया, कौन सा हो गया? रीतिवाचक। कैसा हो गया? तो ये 4 तो क्रिया विशेषण के मुख्य भेद होते ही हैं, ये तो क्रिया विशेषण में हम पढ़ते ही हैं। केवल एक 5वां इसमें अधिक जुड़ता है, परिणामवाचक। थोड़ी देर पहले परिमाणवाचक था, ये कौन सा है? परिणामवाचक। इसको हेतुवाचक भी कहते हैं, इसको कारणवाचक भी कहते हैं। जब एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया से प्रकट किया जाए, जैसे मैं कहूं यदि वर्षा होती, बोलो, तो फसल अच्छी। तो यहां फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है? तो एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भरता है। यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, तो हैं, तो उत्तीर्ण होना किस पर निर्भर कर रहा है? एक बार जोर से बोलो इस बात को, उत्तीर्ण होना किस पर निर्भर कर रहा है? पढ़ने पर। तो कौन सा हो गया? परिणाम। कौन सा हो गया? समझ में आयो? यदि क्रिया के समय की बात करें तो कालवाचक,
यदि क्रिया के स्थान की बात करें तो स्थानवाचक, यदि क्रिया की मात्रा की बात करें तो परिमाणवाचक, यदि क्रिया के ढंग की बात करें तो रीतिवाचक, और यदि क्रिया के कारण की बात करें तो कारणवाचक। तो कौन सा हो गया? कारणवाचक। अब देखो इस टॉपिक को एकदम छोटा सा बना देता हूं मैं, इधर देखिएगा। ये तो हो गई परिभाषाओं की बात अपनी जगह। अब हमने 3 प्रकार के वाक्य देखे हैं। एक तो कौन से? बोलो। और दूसरे कौन से? हालांकि ये नहीं करना चाहिए, इससे गड़बड़ होता है, विशेषण आश्रित। और तीसरा कौन सा देखा है? क्रिया विशेषण आश्रित। अब सुनो भैया, यदि किसी का कोई कथन आता है तो हमेशा क्या होगा? बोलो। और यदि कोई वाक्य की से जुड़ा है तो भी क्या होगा? क्या होगा? जैसे देख लीजिए भैया, जैसे 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 ये रहा, हाँ, सदा सत्य बोलो, ये किसका कथन है? बेटा शिक्षक बने, माता जी का अब पढ़ना चाहिए, किसका कथन है? मैं का। यह कौन कहता, किसका कथन है? मैं का। ठीक है, तो ये वाक्य हमेशा क्या होंगे? संज्ञाश्रित। क्या होंगे? संज्ञाश्रित। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो की से जुड़ने वाले उपवाक्य और किसी का भी कथन हमेशा क्या होगा? संज्ञाश्रित। दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं करता हूं किसकी? विशेषण की। किसकी? विशेषण की। यदि शब्द, यदि उपवाक्य जैसे चालू होने वाले किसी शब्द से जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा? विशेषण आश्रित। क्या होगा? विशेषण आश्रित। जरा देखिएगा जनाब, जरा देखिएगा प्रभु, जरा देखिएगा। आगरा जो, ठीक है, यह वही लड़का है, मनुष्य वही है, यह वही पुस्तक है, यह वही लड़का है जिसने कल गाना सुनाया था जय। जैसे चालू होने वाले किसी शब्द से यदि आश्रित उपवाक्य संयोजित होता है तो हमेशा क्या होगा? विशेषण। क्या होगा? विशेषण। और यदि हम बात करें क्रिया विशेषण की तो सीधा तरीका है जी, क्या? जब तब, कालवाचक, जितना उतना, क्या? परिमाणवाचक, जहां वहां, स्थानवाचक, जैसे वैसे, रीतिवाचक, और यदि तो परिणामवाचक। क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य समझ में आयो? 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 एक वाक्य मैं पूछता हूं आपसे, जरा ध्यान से सोचना, कंफ्यूज करने वाला है थोड़ा सा, और इस वाक्य के साथ अपन विश्राम दे देंगे। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, बताइए कौन सा आश्रित उपवाक्य होगा? सोच के बोलिएगा जनाब, बोलो भाई। ट्रिक लगा रहे हो तो विशेषण में जा रहे हो, अन्यथा आप कहां जा रहे हो? क्रिया विशेषण में। कहां पहुंच रहे हो? जो करता अच्छा करता, लेकिन ये विशेषण आश्रित ही होगा। क्या होगा? अब देखो क्रिया विशेषण क्यों नहीं हो? संज्ञाश्रित तो हो ही नहीं सकता, ना तो किसी का कथन है ना की से जुड़ा है। अब विशेषण क्यों है? अरे भाई, इसमें प्रधान उपवाक्य कौन है? तो प्रधान उपवाक्य में यदि क्रिया ही नहीं है तो क्रिया विशेषण कहां से होगा? क्रिया विशेषण वही तो होगा जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे। ये पूरा का पूरा उपवाक्य किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? ईश्वर की। किसकी? ईश्वर की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो ये कैसा हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। अरे इसको यूं समझ लो जैसे आरिफ जो बोलता है, आगे के वाक्य को पूरा करो, ठीक है, आरिफ जो बोलता है वह करता है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता हुई? आरिफ की। आरिफ क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता हुई तो क्या हो गया? विशेषण आश्रित। क्या हो गया? विशेषण आश्रित। संज्ञा के स्थान पर आए तो संज्ञा आश्रित, और संज्ञा की विशेषता प्रकट करे तो विशेषण आश्रित। एक बार पूरे टॉपिक को रिपीट करते हैं जनाब, बोलना जरा, बोलना जरा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? ढंग से बोलो यार, और थे भी बोलिया करो। हाँ, कितने भेद होते हैं? 3। पहला कौन सा है? साधारण। कैसा है? साधारण। एक उद्देश्य एक विधेय, क्या होगा? साधारण। एक प्रधान उपवाक्य, अन्य आश्रित उपवाक्य, क्या होगा? मिश्र। और 2 मिश्र, 2 साधारण, एक साधारण, एक मिश्र, समानाधिकरण आदि उपवाक्य यदि संयोजक शब्द से जुड़े हो तो क्या होगा? संयुक्त। क्या होगा? संयुक्त। सीधा तरीका, यदि कोई विश्राम नहीं है तो वाक्य क्या होगा? साधारण।
क्या होगा? यदि विश्राम है और दोनों खंडों का अर्थ अपने आप में एक दूसरे पर निर्भर है, स्वतंत्र नहीं है, तो क्या होगा? मिश्र। और स्वतंत्र है तो क्या होगा? संयुक्त। इतनी सी बात हुई। फिर हमने उपवाक्य को दो भागों में बांटा, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। जिस उपवाक्य में उद्देश्य हो उसे क्या कहेंगे? प्रधान। क्या कहेंगे? प्रधान। और जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए प्रधान पर निर्भर करे उसे क्या कहेंगे? आश्रित। आश्रित को कितने भागों में बांटा? तीन। कितने में बांटा? यदि प्रधान उपवाक्य में आई हुई संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर आए तो संज्ञाश्रित, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे तो विशेषण आश्रित, और क्रिया की विशेषता प्रकट करे तो क्रिया विशेषण आश्रित। क्रिया विशेषण के कितने भेद बांटे? 5। क्रिया के स्थान की बात हो तो बोलो, क्रिया के समय की बात हो तो कालवाचक, क्रिया की मात्रा की बात हो तो परिमाणवाचक, और क्रिया के ढंग की बात हो तो रीतिवाचक, और क्रिया के कारण की बात हो तो परिणामवाचक या हेतुवाचक या कारणवाचक। की और कथन संज्ञाश्रित, जैसे जुड़ने वाले विशेषण आश्रित, और बच गए वो क्रिया विशेषण, बच गए वो क्रिया विशेषण। अब बेवजह इस टॉपिक को इतना जटिल बना रखा है, ठीक, बड़ा आसानी से हो गया। कहीं कोई बाधा है क्या जी? है क्या जी? कक्षा को विश्राम दें। जय हिंद।